के, और जो इसकी स्ट्रेंथनिंग है ना, वो स्ट्रेंथनिंग अगर पूछोगे आप तो स्टालिन, क्योंकि लेनिन के बाद इसका सेक्रेटरी जनरल था स्टालिन। इस स्टालिन ने कैसे इसको मजबूत करा? वेस्टर्न यूरोप के देश, ये यहां पे है यूएसएसआर है, ये सारा, ये रसिया है, रूस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश था, यहां पे थे हम। स्टालिन ने क्या करा? जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी का देखो, ये है टोटल यूरोप, ये है यूरोप, ये है ईस्टर्न यूरोप, ये है वेस्टर्न यूरोप। उस टाइम पे इसका लीडर था लेनिन। फिर 1924 के बाद इसका जो नेता है वो है स्टालिन। स्टालिन के काल में ये और ज्यादा मजबूत संस्था बनी, ऑर्गेनाइजेशन बना, क्योंकि स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से ही फ्रीड द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज फ्रॉम द फासिस्ट पावर। सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हमें वो सारे काम करने हैं, सोशलिज्म की स्थापना करनी है। इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, कैसे हैं? करें आज की क्लास शुरू। कल हमने ये इसी स्लाइड पे थे हम, और हमने फॉर्मेशन कर ली थी। फिर से बता देता हूं, यहां नीचे स्क्रीन है, ये वॉइस चेक करने के लिए, ये क्लैरिटी चेक करने के लिए मैं कई बार नीचे देखता हूं, ठीक है? तो ये मान लेना भाई, कुछ कमेंट वगैरह होगी सी तो वो बीच से पढ़ी जाएगी, ठीक है? फॉर्मेशन होगी थी भाई, किसने फॉर्मेशन किसके काल में हुई थी? व्लादिमीर लेनिन के। और जो इसकी स्ट्रेंथनिंग है ना, वो स्ट्रेंथनिंग अगर पूछोगे आप तो स्टालिन, क्योंकि लेनिन के बाद इसका सेक्रेटरी जनरल था स्टालिन। इस स्टालिन ने कैसे इसको मजबूत करा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, मैं इसका मैप दिखाऊंगा, दिख रहा है ये देखो, चलो इसको मैं थोड़ा सा करूं भाई, थोड़ा हो सकता है इसमें वो आ जाएगी, पर इसको देख लो। वेस्टर्न यूरोप के देश, ये यहां पे है यूएसएसआर है, ये सारा, ये रसिया है, रूस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश था, और रूस के साथ ये देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये रसिया तो है ही पूरा, लातविया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान, ठीक है? ये देश, इन देशों पे किसका प्रभाव था? इधर यूरोप है, इसके ही तरफ फांसीवादी ताकतें, फांसीवादी ताकत का मतलब है हिटलर। हिटलर उस समय एक पावरफुल ताकत थी, वो इन देशों को जीतना चाहता था। और यहां पे था स्टालिन यूएसएसआर में। यूएसएसआर में जो स्टालिन था उसने क्या करा? इन देशों को फांसीवादी ताकतों से आजादी दिलवाई, और ये देश खुश होके यूएसएसआर का हिस्सा बन गए। ध्यान से सुनो भाई, फिर से अगर तुम्हें ये ना दिखता हो, ये देख लेना अब, ठीक है? देख लो इनको, ये नोट कर लो, बाकी इंटरनेट से देख सकते हो जाके भी इसमें कौन कौन से देश हैं। तो ये मैप है, चलो पहले वाली स्लाइड पे ही, यहां पे थे हम। स्टालिन ने क्या करा? जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी का देखो, ये है टोटल यूरोप, ये है यूरोप, ये है ईस्टर्न यूरोप, ये है वेस्टर्न यूरोप। यूरोप भी ई से ही शुरू होती है स्पेलिंग, को ऐसा ना हो भी यूरोप कह रहा है और ई से लिख दिया। और ये है रसिया, जो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी, आपको पता है। यहां पे है स्टालिन, और यहां पे जो वेस्टर्न यूरोप के ये देश हैं या फांसीवादी ताकतें हैं, इन देशों पे भी अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जो अभी मैप में दिखाया था। पर स्टालिन ने क्या करा? इन देशों को फांसीवादी ताकतों से आजादी दिलवाई। थोड़ा सा अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अब भी दिख रहा होगा ये,
ठीक है, इन देशों से आजादी दिलवाई स्टालिन ने, और ये देश भी यूएसएसआर का हिस्सा बन गए। और यूएसएसआर का हिस्सा बनते यूएसएसआर मजबूत होगा या कमजोर? तो यूएसएसआर मजबूत होगा। स्ट्रेंथनिंग में ऐसा ही लिखना है। फॉर्मेशन में लिखोगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई, स्टैब्लिशमेंट हुई। इसका मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब उस टाइम पे इसका लीडर था लेनिन। फिर 1924 के बाद इसका जो नेता है वो है स्टालिन। स्टालिन के काल में ये और ज्यादा मजबूत संस्था बनी, ऑर्गेनाइजेशन बना, क्योंकि स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों को फासीवादी ताकतों से ही फ्रीड द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज फ्रॉम द फासिस्ट पावर। फासीवादी का मतलब फासिस्ट पावर, उनसे आजादी दिलवाई। आजादी दिलवाने के कारण क्या होगा? दे joined themselves with USSR and it became more strength। ठीक है, ये और ज्यादा मजबूत होगा। ये बात समझ में आ गई भाई, यूएसएसआर की जो स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है। देखो, जो इसके नोट्स हैं, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में जाके लिख देना भी नोट्स, फिर या फिर नंबर पे मैसेज करना। नॉर्मली अगर नंबर किसी के पास नहीं है तो कमेंट में लिखो कि सर वी वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगी। नॉर्मली ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, इसमें लाइन लिखनी है कि स्टालिन फ्रीड द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम द फासिस्ट पावर एंड दे ज्वाइंड दे बिकम द पार्ट ऑफ यूएसएसआर एंड दिस स्ट्रेंथन द यूएसएसआर। ठीक है, अभी हमने ये मैप भी देख लिया, ये मैप था सिंपल सा। अब देखो यहां पे सोवियत सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जान दो भाई सोवियत सिस्टम क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ध्यान दो, अब यहां पे लिख सकते हैं ना, सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हमें वो सारे काम करने हैं, सोशलिज्म की स्थापना करनी है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये सोशलिस्ट मॉडल पर आधारित बेस्ड सिस्टम, सोशलिस्ट मॉडल है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये कुछ ऐसा सिस्टम है। ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल पे बेस है ये सिस्टम, और ये वो सिस्टम है जिसके आधार पे पूरे यूएसएसआर की राजनीति, उसका गवर्नेंस, उसका प्रशासन आधारित था। जो यूएसएसआर का जो सिस्टम था ना, देखो यूएसएसआर का उद्देश्य था एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की, कम्युनिस्ट देश की स्थापना करना, बनाना। तो जो उसके लिए जो मॉडल बनाया गया उसको बोला गया सोवियत सिस्टम। अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये चीजें आ जाएंगी। इसमें था वन पार्टी सिस्टम, देश में सिर्फ एक पार्टी व्यवस्था होगी, एक ही पार्टी होगी, वन पार्टी सिस्टम। इसमें था कम्युनिस्ट मॉडल, भाई साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक है, इसमें और क्या कर रखा था, इक्वलिटी, लोगों को इक्वलिटी का दर्जा दे रखा था। अब यहां पे मैं लिखता जा रहा हूं क्या क्या थी। देखो तुम समझ सकते हो भाई एक समाजवादी सिस्टम कैसा होगा, वैसा ही था। इक्वलिटी थी,
कोई समस्या नहीं है ना। इसके बाद और क्या था, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट या कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट लिख लो, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। ये इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन। कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट भाई, पूर्ण रोजगार थे, कोई बेरोजगार नहीं था। अब कंप्लीट रोजगार होने के बाद क्या होगा, मेंटेन्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर, कि भाई कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। एक न्यूनतम सा जीवन स्तर, इतना जीवन स्तर तो सबको है, कोई दुखी नहीं, कोई गरीब नहीं, सब रोजगार। ठीक है, इसके बाद डेवलप्ड इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी उस समय काफी विकसित थी। यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे सबसे विकसित अगर अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो वो यूएसएसआर की थी। ठीक है, अब यहां पे और अगर इसी में लिख लो स्टेट ओनरशिप, हर चीज पे स्टेट की ओनरशिप थी। और यहां लिख लो वास्ट रिसोर्सेज थे भाई, यूएसएसआर के पास है ना बहुत रिसोर्स थे, तभी तो इतना काम कर रहा है, मेंटेन कर दिया एक मिनिमम लाइफस्टाइल लोगों के लिए। वास्ट रिसोर्सेज था, वास्ट कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, यहां से है ये, एक सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ यूएसएसआर में बनता था। वास्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। भाई समझ गए, देखो ये सारी चीजें यूएसएसआर की जो सोवियत सिस्टम था ना उसमें थी भाई। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा यहां बैठा हूं एक कुर्सी पे, तो थोड़ा सा इसको समझ लें। सोवियत सिस्टम एक कम्युनिस्ट मॉडल पर आधारित एक व्यवस्था थी, जिसका काम क्या था, एक कम्युनिस्ट व्यवस्था रूस में यूएसएसआर में स्टैब्लिश करना। इसमें क्या होता है, स्टेट ओनरशिप होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सबको रोजगार दिया गया, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करा गया। इसकी अर्थव्यवस्था विकसित थी। ये जो पूरा यूएसएसआर था लुक्स लाइक एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, समतावादी समाज जैसा ये सारा सिस्टम दिखता था भाई। वास्ट रिसोर्सेज थे, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री थी, साथ में बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था। जब ऐसी चीजें होंगी तो क्या ऐसा संगठन मजबूत होगा कि नहीं होगा भाई? ऐसा संगठन मजबूत होगा। इसीलिए यूएसएसआर जो ये सोवियत जो सिस्टम है ये मजबूत हुआ। ठीक है, सोवियत, अगर हम सोवियत सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई पूछे या भाई सोवियत सिस्टम को कोई पूछे तो आप इजीली उसको बता सकते हैं भाई ये सोवियत सिस्टम था क्या। ठीक है, अब इससे पहले हमने, ठीक है भाई, सोवियत सिस्टम कर लोगे आराम से। है कुछ इसमें ज्यादा समझने का या ज्यादा रटने का? तुम देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रटनी है,
हर चीज को आप समझ के आगे बढ़ सकते हो। सोवियत सिस्टम के बारे में हमने छोटी सी बात करी है। सोवियत सिस्टम, ये मान लेना यूएसएसआर का जो एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएसआर में जो प्रणाली अपनाई गई रूल करने के लिए, उसको सोवियत सिस्टम बोला गया। सोवियत सिस्टम क्या था ये बता दी, और सोवियत सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये भी बता दी। कैसे लोग इससे जुड़े, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सोवियत सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये सोवियत सिस्टम था। अब इस अगले टॉपिक पे चलें भाई, बताओ। चलो, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कारण बताने हैं। अब ये देखो कि कैसे एक इस तरीके की संस्था, इसको यहां पे नहीं लिखेंगे भाई, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, यहां पे इसको रख देंगे और लिखेंगे हम यहां पे। ये तो दिख रहा होगा जरूर। कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आगे चल के 1991 में जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके क्या कारण थे कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई, कैसे विघटन हो गया, ये बताना है। जब आपने देखा सोवियत सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, सोवियत सिस्टम देखा और आपको ऐसा लगा कि बड़ा बेहतर सिस्टम है, उसके बाद भी ऐसे सिस्टम कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये देखिए भाई। सबसे पहला जो कारण है लिमिटेशन ऑफ सोवियत सिस्टम। भाई कोई भी सिस्टम टूट कब जाएगा, जब उसमें कोई वीकनेस होगी, कोई लिमिटेशन होगी। नॉर्मली जो लिमिटेशन की बात है, इंटरनल वीकनेसेस। अलग से भी पूछा जा सकता है इसकी इंटरनल वीकनेसेस क्या थी, और ये कारण होंगे तो उनमें से एक कारण है इंटरनल वीकनेस। बाकी दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, जो बाकी और कारण होंगे वो भी हम देखते रहेंगे। तो पहला कारण है इंटरनल वीकनेस। पहली इंटरनल वीकनेस क्या थी? ब्यूरोक्रेटिक क्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन सिस्टम। सोवियत सिस्टम एक तानाशाही, नौकरशाही सिस्टम था। कैसे होगा? अब एक बात बताओ, समझना भी ध्यान से, सारी चीज समझने की है। जहां पे सब किसी चीज के ऊपर सरकार का कंट्रोल हो, जितनी सरकार पावरफुल उतना व्यक्ति कमजोर। जितनी सरकार पावरफुल होगी ना, उतना ही व्यक्ति कमजोर होगा। जब सारे के सारे काम धंधे सरकार के हाथ में, अगर आपको कुछ छोटा भी काम करना है तो आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने का मतलब आप अधिकारियों के पास जाओगे। अधिकारी फिर क्या करेंगे? वो बोलेंगे जी इतने पैसे दो, या फिर वो मना भी कर सकते हैं, आपके चक्कर कटवा देंगे। इस प्रकार से ये करप्ट सिस्टम भी था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी था, जिसमें सिर्फ अधिकारियों के पास पावर थी। अधिकारी समाज में सबसे ज्यादा मजबूत लोग थे। ठीक है, अब सारी चीजें सरकार में है तो इन अधिकारियों से ही परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी काम के लिए। अब ये परमिशन देंगे नहीं, पैसे अगर परमिशन देंगे तो करप्शन होगा। अब और इनकी मर्जी है कि भी ये परमिट करे या ना करे। तो एक ऐसा समय आया जब वहां पे सरकारी जो तंत्र था वो पूरी तरह नौकरशाह हो गया, पूरी तरह तानाशाह हो गया, करप्शन बढ़ गया। एक तो इंटरनल वीकनेस होगी कि नहीं होगी भाई। उसके बाद आर्म्ड रेस विद यूएसए। ध्यान से सुनो भाई, रेस विद यूएसए। अमेरिका के साथ थी इसकी लड़ाई।
आप सभी को पता है भाई, अमेरिका के साथ यूएसएसआर की लड़ाई है। तो हथियारों की दौड़, अब सारे के सारे जो रिसोर्स थे ना यूएसएसआर में, उसने सारे रिसोर्सेज को क्या क्या कर दिया, हथियार खरीदने में यूज करने लगा। अब हथियार खरीदोगे, या तो हथियार खरीद लो या डेवलपमेंट कर लो। तो आर्म्ड रेस विद यूएसए, ये भी इसकी कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। भाई अगर हथियार खरीदने में पैसे लगाओगे तो सारे रिसोर्स चले नहीं जाएंगे। तो कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज रिजल्टेड इन, इसका क्या परिणाम हुआ, रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री एंड इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, इन इंपोर्ट। क्या लिखा है ये बताओ, कि जो रिसोर्स तो अब इस आर्म्ड रेस में खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ लड़ाई, अमेरिका से ताकतवर बनना है। साथ में इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर इंडस्ट्री थी ना, जो लोगों की उपभोग की वस्तुओं को पैदा करने वाली इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे शॉर्टेज होगी उनकी, और उनकी शॉर्टेज होने से हमें वही चीजें विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ी। विदेश से इंपोर्ट करोगे तो वहां पे अपना खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे उनके रिसोर्स क्या हुए, समाप्त हुए धीरे धीरे। उसके बाद लैक ऑफ डेमोक्रेसी। देखो भाई, आदमी का स्वभाव है डेमोक्रेटिक होना। यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नहीं थी। क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, बताया था वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी रहेगी हमेशा, उसको चुनाव में आप हरा नहीं सकते, वो कैसे भी काम करे, वो अकाउंटेबल है ही नहीं। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, अनविलिंगनेस टू रिफॉर्म, और सरकार क्या है, उसको वो सोच भी नहीं रही, वो चाहती भी नहीं सुधार करना, उनकी इच्छा ही नहीं है, क्यों करने हैं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कुछ। जब एक पार्टी है, आप चीन में अगर जाके देखोगे, एक पार्टी है सिर्फ, उसी को जीतना है हर बार, अकाउंटेबल है ही नहीं, और वो अपना आराम से, जो लोगों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिजायर थी, सप्रेस्ड द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डिजायर्स ऑफ द पीपल्स। लोगों की जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इच्छाएं थी, उनको सप्रेस करा गया, उनको दबाया गया। पूछोगे कैसे? भाई इकोनॉमिक कैसे है? सारी अर्थव्यवस्था पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट की मर्जी है किसे क्या बिजनेस करवाना है और किससे क्या बिजनेस नहीं करवाना। तो अगर मैं चाहूं अपना कुछ बिजनेस मॉडल स्टैब्लिश करना, तो मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मैं चाहता हूं अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम हो। मान के चलो आपने बड़ी मेहनत से किसी फसल को उगाया और गवर्नमेंट ने उसके रेट तय कर दिए बहुत थोड़े, आपको उम्मीद थी कि भाई इसकी बाजार में ना ज्यादा डिमांड होगी और मैं पैसे कमाऊंगा, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि भाई उस थोड़े दाम में खरीद के लोगों को दे दियो। तो जो इकोनॉमिक डिजायर है वो आपकी सप्रेस होगी। पॉलिटिकल डिजायर्स कैसे सप्रेस होंगी? क्योंकि सुनो ध्यान से, आप पार्टी नहीं बना सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप दूसरी विचारधारा को लेकर नहीं आ सकते। जो इच्छाएं होती है ना, भाई पार्टी बनाऊं, चुनाव लड़ूं और इस पार्टी को हरा के दूसरी पार्टी की सरकार हो, नहीं। अगर आपकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अलग है तो फिर उस देश में आपका
कोई वैल्यू नहीं, ना कोई सुनने वाला है। तो जो पॉलिटिकल डिजायर्स होती हैं लोगों की, वो भी क्या हुई, सप्रेस हुई। अब पूछो भी कल्चरल डिजायर्स, लगभग 15 देश हैं यूएसएसआर में और रूस उनमें से एक है, बट सबसे ज्यादा प्रभाव रूस का। बात समझना भाई, कैसे कोई सिस्टम टूटता है। 15 देशों में रूस है एक देश। अब यहां पे रशियन कल्चर, रशियन लैंग्वेज, रशियन डोमिनेंस, पूरे यूएसएसआर पे रूस का प्रभाव। अब लड़ाई है अमेरिका की और रूस की, नॉर्मली रूस के साथ लड़ाई है ये, बट रिसोर्स पूरे यूएसएसआर के कंज्यूम हो रहे हैं। अब जो ये छोटे छोटे देश जो जुड़े थे यूएसएसआर से, ये अमेरिका से क्यों दुश्मनी ले, अमेरिका ने इनका क्या बिगाड़ा है। लड़ाई दो की है और इनको भी जबरदस्ती उसमें शामिल किया जा रहा है। तो इनके जो तीज थे, त्योहार थे, जो इनका कल्चर है, वो धीरे धीरे सप्रेस होगा। पूरे कल्चर मतलब पूरे यूएसएसआर में रशियन कल्चर का डोमिनेंस होगा। भाई व्यक्ति हमेशा, देखो ध्यान दो, कल्चर खो दिया, लैंग्वेज खो दी, अपनी जो आइडेंटिटी थी इन देशों ने वो सारी खो दी, और उसके बाद वो फूड इंडस्ट्री में शॉर्टेज होने के कारण 2 टाइम की रोटी की भी समस्या। अभी पढ़ा था ना पीछे ये वीकनेस कि भाई शॉर्टेज इन फूड इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री, खाने की भी समस्या, सब कुछ तो खो दिया। एक तो हो भाई आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत गरीबी है कोई बात नहीं, गरीबी भी है और रिस्पेक्ट भी नहीं। आपका कल्चर क्या था कोई मालूम नहीं, आपकी भाषा क्या थी उसकी कोई स्टेटस नहीं, आपके त्योहार, आपकी लाइफस्टाइल, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और साथ में आपके भी रिसोर्स लेकर यूएसएसआर मतलब रूस अमेरिका के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। आपकी कोई शत्रुता नहीं यूएसए से। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, लोग इस सिस्टम से दुखी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे भैया आप बताओ कमेंट में। अगर ऐसा लगता है आप भी दुखी हो जाते हैं ऐसे सिस्टम से, तो उसमें लिख दो कि भाई हाँ जी दुखी होने का काम तो है। दुखी हो जाओगे भाई बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, सिंपल है सारी बातें। आप जो भी देखो, जितना भी पॉलिटिकल साइंस का टोटल सिलेबस है ना, उसमें देखोगे हर चीज एक कॉन्सेप्ट है। आपको ये बात रटनी नहीं है। कोई भी सिस्टम डिसइंटीग्रेट क्यों होगा, कोई भी डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है, उसकी इंटरनल वीकनेस होंगी पक्का। अब इसकी इंटरनल वीकनेस क्या थी, वन पार्टी सिस्टम का होना। सिर्फ ये ध्यान रखो कि भाई वन पार्टी सिस्टम था ना, उसी से वीकनेस शुरू करो कि भाई अगर वन पार्टी सिस्टम है तो ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन सिस्टम हो जाएगा, अपने आप करप्ट सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी उसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता, हमेशा उसी का शासन रहना है। अगर एक पार्टी है तो वो डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी होगी, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी। अगर हमें कुछ अभिव्यक्त एक्सप्रेस करना, उसकी आजादी है ही नहीं। आपको कोई काम करने की आजादी नहीं, जो आप काम करना चाहते हो। अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी। साथ में भाई जो गवर्नमेंट है, एक तो होता है रिफॉर्म करना चाहे, मतलब चाहत है पर वो कर नहीं पा रहे। एक होता है अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब है सुधार करने की इच्छा भी नहीं, ऐसा सिस्टम है ये। साथ में इसने जो यूएसए के साथ आर्म रेस करी, उसके कारण इसके रिसोर्स सारे हथियार को बनाने में, मंगाने में, खरीदने में लगा दिए। तो जो बाकी इंडस्ट्री बच गए, जो अदर सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट है इकोनॉमी के, वो सारे क्या हो गए, उनमें रिसोर्स कम खर्च करे गए। अगर रिसोर्स कम खर्च करे जाएंगे तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे उनका विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो उनका पतन होगा। पतन होगा तो वो चीजें जो अपने देश में बनाई जा रही थी वो विदेश से मंगवानी पड़ेंगी, इससे इंपोर्ट का खर्च बढ़ेगा। ठीक है, लाइफ मुश्किल बन गई भाई। और उसके बाद लोगों की आर्थिक इच्छाएं, राजनीतिक इच्छाएं और सांस्कृतिक इच्छाएं, इकोनॉमिक डिजायर्स, पॉलिटिकल डिजायर्स और कल्चरल डिजायर्स, इनको भी सप्रेस करा। कैसे, इकोनॉमिक डिजायर्स में क्या है, हम अपने अनुसार कोई बिजनेस काम धंधा नहीं कर सकते। सब कुछ किसके रूल रेगुलेशन में होता था, कम्युनिस्ट पार्टी के या यूएसएसआर का जो सोवियत सिस्टम के, उस कारण। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल, हम उसको हरा नहीं सकते चुनाव में, हम कोई पार्टी नहीं, हम पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते। अगर भाग लेना है तो उस पार्टी को जुड़ के
उसी पार्टी की मेंबरशिप लेके आप राजनीति में आ सकते हो। इसके अलावा थी कल्चरल, अभी बताया रूस वाज द वन इन द 15 कंट्रीज इन यूएसएसआर बट रशियन डोमिनेंस, उसी का कल्चर, उसी की भाषा, उसी की आइडियोलॉजी सॉरी, उसका डोमिनेंस था। जो बाकी जो कल्चर थे, जो बाकी जो लाइफस्टाइल थे, बाकी जो रहन सहन था, भाषा थी, उनके त्योहार फेस्टिवल्स थे, उनको धीरे धीरे क्या करा गया, उनका महत्व घटता चला गया। ये है इंटरनल वीकनेस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई सीधा सिर्फ कि भाई व्हाट आर द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत सिस्टम। इसके नोट्स बता दिए भाई, कमेंट में ये लिख देना जी, पीडीएफ भेज दो तो वहां भी भेजूंगा। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे भी लिखते रहना है। ये इंटरनल वीकनेस थी। अगर सवाल आए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता भाई कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, अगर कॉजेज बताने तो उसमें से एक कॉज तो ये होगा लिमिटेशन। अब हम चलेंगे दूसरे कॉज पर। यहां तक ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर दूसरा कारण। पहला कारण यहां तक आपको बड़े ध्यान से समझना है। हमने पढ़ा है सोवियत सिस्टम क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके अब लिमिटेशंस पे गए, इंटरनल वीकनेस क्या है, और हम उसके कारण पढ़ रहे हैं भाई कैसे वो डिसइंटीग्रेट हुआ। उसमें से एक कारण हमने पढ़ा है इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द सोवियत सिस्टम। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, तब तक बाय।